बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं मार्केट में अगर आप लाइक आपको जॉब मिल गई, चलो सपोज कि आपको जॉब मिल गई BCA करने के बाद, आगे आप जाओगे दूसरी कंपनी स्विच मारोगे तो आपको डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगी या नहीं मिलेगी? कंपनी कोशिश करती है कम में बंदे ज़्यादा उठा ले हम, और MCA वालों को बस ये होता है कि हाँ भाई आपको एक तो हायर डिग्री मिल गई है। BCA की जर्नी से आपकी SAP बेसिस की जर्नी कैसे शुरू हुई? और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से नहीं मिलता, वो लोग आपको असाइन करेंगे और आपको लेना पड़ता है। मुझे कोई बोलता था ना मेरा सीनियर को 12 लाख का पैकेज लग गया, तो मैं सोचता था 12 लाख कंपनी में जाते हैं। आपकी पे सिस्टम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, डिफिकल्टीज क्या थी? क्योंकि आपने इंटरव्यूज दी होगी, आपने कंपनी चेंज की थी। यह पैसा था एक मोटिवेशन कि हाँ भैया पैसा चाहिए ज़िंदगी में। और ओके, तो आपको रिजेक्शन कितने मिले थे और आपने कितने इंटरव्यूज दिए थे? आपको समझ आता है कि हाँ भाई मैंने वहाँ पे ये गलती करी है, शायद इस वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ है। और रिजेक्शन एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि आप एकदम से ना आसमान पर नहीं चढ़ जाते, जैसे अगर मेरा फर्स्ट कंपनी में हो जाता मान लो। मुझे एक चीज़ बताइए, SAP बेसिस है होता क्या है, क्या काम करना होता है? कि अगर आपका जो कोई साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो बंदा आपके साउंड सिस्टम को देखेगा, कुछ इश्यूज आ गए, टेक्निकल इश्यूज आ गए, उसको रिजॉल्व करना है, इनका फाइल सिस्टम बढ़ गया है या फिर इनका RFC काउंट बढ़ गया है, हम बहुत टेक्निकल में जा रहा हूँ मैं। आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मॉड्यूल कौन सा है SAP का, जहाँ जाना चाहिए एज अ फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस? आपके अकॉर्डिंग फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है मार्केट में या नहीं? 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग देंगे SAP लाइव इन्वायरमेंट पे, तो आप उनसे कोर्स कर सकते हो और देन यू कैन ट्राई ऑफ कैंपस या फिर जो भी आपका गोल है। बट आज भी मुझे वीकेंड पे काम करना पड़ता है। वीकेंड पे एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन सिस्टम की एक्टिविटीज़ होती है। फ्यूचर क्या है SAP बेसिस का और अदर SAP मॉड्यूल्स का? आफ्टर 10 ईयर क्या होने वाला है, या फिर 5 ईयर की बात करते हैं क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ क्या होती है अपार्ट फ्रॉम जॉब? आप क्या करते हो अपने फ्री टाइम में? भाई मैं हाय चंदन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? हेलो गौरव भाई, मैं बहुत ही बढ़िया एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। एंड चंदन, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ कि उस पर ऑलमोस्ट 60K व्यूज़ कंप्लीट होने जाना है। हमारी ऑडियंस को पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप हमारे चैनल पे आए थे और आपने काफ़ी इंसाइट्स दी थी उस वीडियो में, और बेसिक के बारे में, मतलब SAP बेसिस का फ्यूचर क्या होता है उसके बारे में बहुत सारी इंसाइट्स दी थी। इसलिए हम पार्ट 2 लेके आ गए हैं SAP का, आपसे डिस्कस करेंगे और भी इंसाइट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया गौरव भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और सेकंड चीज़ है कि उसका पैसा पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल 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 पहुंच जाएगा। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बता दूं, पैसे से ज़्यादा कि हमारी ऑडियंस को उससे इन्फॉर्मेशन मिल गई और बहुत सारी ऑडियंस को जॉब भी मिली होगी और उनको एक पाथ पता चला होगा कि अगर SAP बेसिस में जाना है तो भाई पाथ क्या होने वाला है, और आपने बहुत सारे इंसाइट्स बताए थे। बिल्कुल। तो चंदन, आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे दोबारा से। और आप बताइए आपका कॉलेज कैसे हुआ था, मतलब आपने कहाँ से कॉलेज पास आउट किया था? आपका कॉलेज कहाँ लाई करता था, Tier 3, Tier 2 या Tier 1 कॉलेज में लाई करता था? ग्रेजुएशन में कहाँ से की थी और ग्रेजुएशन में क्या किया था आपने, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। एंड देन कहाँ पे जॉब लगी थी आपकी पहली, वहाँ से स्टार्टिंग करिए। जी गौरव भाई, तो सबसे पहले मैंने दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक Tier 3 से मैंने अपनी BCA में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एंड उसके बाद मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी इन्फोसिस कंपनी में, और इन्फोसिस कंपनी में ट्रेनिंग करने के बाद मेरी जो प्रोफाइल मुझे मिली कंपनी में, जैसा कि सबको रैंडम बेसिस प्रोफाइल मिलती है, तो मुझे SAP बेसिस की प्रोफाइल मिली। एंड मेरा करियर SAP बेसिस में वहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फोसिस से। एंड देन इन्फोसिस के बाद आई स्विच्ड टू एंटिटी डेटा कंपनी, एंड एंटिटी डेटा के बाद आई एम करंटली वर्किंग फॉर T-Systems, दैट इज़ डॉश टेलीकॉम। सो ये मेरी जर्नी है SAP बेसिस प्रोफाइल स्टार्टिंग से लेके अभी तक की। ओके, आप मुझे अपने स्कूल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? एंड मतलब UP बोर्ड था कि CBSE बोर्ड था कि ICIC बोर्ड था, कैसे था? जी, सो मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ दिल्ली से हुआ, और स्टार्टिंग मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। अगर किसी ने सुना होगा सर्वोदय बाल विद्यालय के बारे में, तो मेरी स्टार्टिंग स्कूलिंग वहाँ से हुई। देन जो मेरी 11th एंड 12th थी वो केंद्रीय विद्यालय से हुई दिल्ली में। तो यस। तो आपने BCA क्यों चुना कि यार 12th तक मुझे BCA करना है, देन उसके बाद IT में एंट्री ले लिया? तो अगर भाई BCA चुनने के पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बस मुझे BTech नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने जो है BCA चुनी, क्योंकि मेरे को फिजिक्स से थोड़ा डर लगता था उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि मैंने देखा फिर BCA का सिलेबस, तो BCA में फिजिक्स वगैरह था नहीं, था बट वो
इस लेवल पे नहीं था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर तक था, तो मैंने इसलिए जो है BCA चुनी। तो फिर अगर आप बीटेक भी करते तो बीटेक में भी अगर आपको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स मिलता, उसके बाद तो आपको मिलता ही नहीं, बट उसके मैंने देखे तो काफ़ी मैथमेटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी टफ थी, जो कि अगर आप BCA से कंपेयर करो तो जो बेसिकली मेरा क्या था कि कंप्यूटर का एम था कि हाँ मुझे ऐसे फील्ड में जाना है जहाँ कंप्यूटर की मुझे नॉलेज मिले, और BCA एकदम परफेक्ट था क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, आपके लैंग्वेजेस पे और आपकी जो भी डेटाबेसेस है, SQL वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ों पे, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें था। ओके। अब पता है आपको, हमारी एक ऑडियंस को डाउट रहता है कि यार मैं भैया BCA कर लिया हूँ, BSc कर लिया हूँ या फिर BCom कर लिया हूँ, उसके बाद मुझे IT में आना चाहिए या MCA करना चाहिए या फिर MBA करके IT में आना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करोगे, BCA करके या 3 ईयर की डिग्री ले और सीधा IT पे आ जाओ, या फिर आप MBA के लिए जाओ या फिर MCA के लिए जाओ एंड देन उसके बाद IT पे आओ? आपके क्या सजेशन रहेंगे? तो अगर भाई देखो, इसका जो एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है कोई, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अब सपोज किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब आफ्टर हिज फादर वही अर्निंग का सोर्स है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि 3 साल BCA करने के बाद और फिर 3 साल MCA और MCA पे पैसा खर्च करे लाखों रुपए, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। और मान के चलो सेकंड केस ये हो सकता है कि उसका पढ़ने का आगे मन ना हो कि हाँ भाई अब मेरा हो गया 3 साल, अब मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो इस केस में डेफिनेटली वो बंदा जो है जॉब की तरफ स्विच करेगा या कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ या IT इंडस्ट्री की तरफ स्विच करेगा। लेकिन अगर आपको फैमिली से इतना प्रेशर नहीं है अर्निंग का, या फिर आपकी फैमिली फर्दर एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रही है, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपका भी अगर मन है फर्दर स्टडीज़ का कि आपको MCA करनी है या MBA करनी है, तो इस केस में डेफिनेटली आपको जो है हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, लाइक MTech, MCA, MBA, इन सब चीज़ों के लिए। ओके। वैसे बेस्ट क्या रहने वाला है, लाइक किसी को अपना करियर बनाना है तो BCA करके करियर बनाए या फिर MCA करे या MBA करे? बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं मार्केट में अगर आप लाइक आपको जॉब मिल गई, चलो सपोज कि आपको जॉब मिल गई BCA करने के बाद, आगे आप जाओगे दूसरी कंपनी स्विच मारोगे तो आपको डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपॉर्चुनिटीज़ किसको ज़्यादा मिलेगी, जिसके पास 4 ईयर डिग्री है या फिर BTech कर ले, या फिर उन्होंने BCA प्लस MCA किया या फिर BSc प्लस MCA किया है, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, या BCA वाले बंदे को पहले सेलेक्ट किया जाएगा या फिर उनका रिज्यूमे पहले शॉर्टलिस्ट होगा? देखो गौरव भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी क्या है कि जो अपनी जो IT कंपनीज के जो टेक जाइंट्स है, जैसे आप बात करें इन्फोसिस, TCS, विप्रो वगैरह की, तो ये क्या प्रीफर करती है कि हम कम पैसे में ज़्यादा बच्चे उठा लें, ठीक है। तो जब ये कम पैसे में ज़्यादा बच्चे उठाने की बात होती है, तो यहाँ पे जो हमारी जो 3 मेजर इंडियन कंपनीज के जो नाम आते हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ठीक है, ये क्या कोशिश करती है कि हम BCA फ्रेशर्स या BTech फ्रेशर्स को, बेसिकली मैं बात करें BCA की, BCA या BSc फ्रेशर्स को हम उठा लेते हैं 2.3 LPA या फिर 2.6 LPA में। तो इससे क्या होता है कि देखो, किसी से काम करवाना सपोर्ट बेस्ड कंपनी में, सर्विस बेस्ड कंपनी में कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी को 2-3 महीने या 4 महीने की ट्रेनिंग दे के आप उससे बहुत मैक्सिमम एक आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब कंपेयर करें कि अगर वो बंदे ने MCA कर रखी, तो डेफिनेटली अगर किसी ने MCA कर रखी है BCA के मुकाबले, तो MCA वाले को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब कंपनीज कोशिश करती है कि जितने हम एक MCA वालों को सैलरी दे रहे हैं, उतने में हम 2 BCA वाले बच्चे उठा ले। काम दोनों को हम सेम करवा सकते हैं अगर हम 3-4 महीने की ट्रेनिंग दोनों को दे दे तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है डेफिनेटली BCA वालों को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कंपनी कोशिश करती है कम में बंदे ज़्यादा उठा ले हम। और MCA वालों को बस ये होता है कि हाँ भाई, आपको एक तो हायर डिग्री मिल गई है, ठीक है, और उसके अलावा जो आप बोल सकते हो कि जो MCA वाला एक बंदा है उसको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और सेम अगर हम BCA वाले की बात करें, तो जो उसने MCA में टाइम बिताया है उस MCA वाले बंदे ने, वो BCA वाला प्रैक्टिकल नॉलेज लेके वो लाइफ का एक्सपीरियंस वो चीज़ें गेन कर सकता है। तो ऐसा कोई सच कोई डिफरेंस नहीं है कि आप MCA की तरफ जा रहे हो या फिर आप BCA की तरफ जा रहे हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में मेंशन करा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है लाइफ में। अच्छा, बहुत सारी कंपनी, जैसे आप मैं बात करता हूँ TCS की, इन्फोसिस की, एक्सेंचर की या विप्रो की, फ्रेशर्स हैं, बहुत दिक्कत होती है उन्हें कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए एज अ फ्रेशर। आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, या फिर कोई सी भी कंपनी में चले जाओ भाई, एज अ फ्रेशर हो, टैग हटा लो? आपका क्या सजेशन रहेगा? देखो, एज अ फ्रेशर तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इस कंपनी में आना। देखो, सारी कंपनीज के हालात सेम है,
ठीक है। जो भी कंपनी है वो भी आज से 10 साल पहले भी अगर बात करो तो बीसीए फ्रेशर को 2.6 दे रही थी और बीटेक फ्रेशर को 3.2 दे रही थी, और अभी की बात करोगे तो सेम ही दे रही है, ठीक है। और जो काम करवाने का जो तरीका है, जो चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्ट्स है, वो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज पे एक तरह के है। बाहर के क्लाइंट्स है, यूएस, यूके, कनाडा, इन सब की क्लाइंट्स है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं आने वाला। आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आपको बहुत ही एक अच्छा डोमेन मिल जाएगा, चाहे कंपनी कोई भी हो। तो एज अ फ्रेशर आप किसी भी कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो, वेदर अगर आप चाहो तो आप स्टार्टअप से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई बड़ी जाइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, आपकी जो बीसीए की जर्नी थी एंड बीसीए की जर्नी से आपकी एसएपी बेसिस की जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया एंड एसएपी बेसिस में ही आप क्यों चले गए, और किसी में क्यों नहीं गए, और दूसरे टेक में क्यों नहीं गए? एसएपी बेसिस आपने क्यों सेलेक्ट किया? आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मुझे डेवलपर बनना है, क्यों मैं एज ए फुल वर्क में जाऊँ? बिल्कुल, तो ये मेरे दिमाग में था शुरू से, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी थी, तो मेरे को था कि हाँ डेवलपमेंट में मुझे जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जो ट्रेनिंग के बाद जो प्रोजेक्ट असाइंड हुआ, और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलता, वो लोग आपको असाइन करेंगे और आपको लेना पड़ता है। तो मुझे एसएपी बेसिस की प्रोफाइल में डाला गया, और फिर इस तरह से आप बोल सकते हो कि वहाँ से मेरी जो जर्नी है एसएपी बेसिस की शुरू हुई। मैंने उसके बाद भी हालांकि ट्राई किया कि मुझे डेवलपमेंट फील्ड में जाने का मौका मिले, कोई लैंग्वेज पे काम करने का मौका मिले, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो इसके बाद मुझे एसएपी बेसिस में भाई आने लगा, मज़ा आने लगा, तो मैंने इस फील्ड को भी फिर कंटिन्यू किया। ओके, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही होगी जब आपने सोचा होगा, एंड डिफिकल्टीज बहुत रही होगी, और आपके दिमाग में चल भी रहा होगा एक चीज़ कि यार नहीं यार मुझे कहीं ये तो नहीं बनना था बट बन गया। होता है ना कि हम जो प्लान करते हैं वो कंप्लीट तो नहीं हो पाता, अनप्लान चीज़ें होती हैं। लाइक हमने नहीं सोचा था हम यूट्यूबर बनेंगे तो बन गए। बिल्कुल गौरव भाई, लाइफ में अनप्लान्ड चीज़ें काफ़ी होती है। हम जो चीज़ें नहीं सोचते अक्सर वो चीज़ें होती है, और आगे चल के ऐसा होता है कि जो हमने प्लान करी चीज़ें, बट वो अनप्लान्ड जो चीज़ें हो जाती है वो अच्छा हो जाता है लास्ट में। मैं बोलूँगा कि हाँ अच्छा था मेरे लिए एसएपी बेसिस, और अच्छा चल रहा है मेरा। करेक्ट, क्योंकि अगर अब बात करते भाई बीसीए करके एंड देन उसके बाद इन्फोसिस, कभी लोगों ने सोचा नहीं था। लाइक मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे कोई बोलता था ना मेरा सीनियर को 12 लाख का पैकेज लग गया, तो मैं सोचता था 12 लाख कंपनी में जाके बिल्कुल मिलता ही था। बट जब आप पहुंच जाते हो उस मंजिल तक तो आपको लगता है नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि पता नहीं रहता। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपका, आपकी टी सिस्टम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? डिफ़िकल्टीज क्या थी? क्योंकि आपने इंटरव्यूज़ दिए होगी, आपने कंपनी चेंज की थी, कितना डिफिकल्टीज फेस की थी आपने? 90 डेज़ का जो नोटिस पीरियड था वो कैसे आपने फेस किया था? क्योंकि आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, कंपनी जो 90 डेज़ का नोटिस पीरियड जैसे देखती है, बंदे का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करती है। तो बहुत सारे मेरे जो ऑडियंस है उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि वो किसी कंपनी में इंटरव्यू दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं पाता। एचआर को कॉल आता है, जैसे उन्होंने बोला कि यार 90 डेज नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, एचआर द्वारा से कॉल नहीं करती है। आपने इस टाइम को कैसे फेस किया था? आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए थे एंड मोटिवेशन कैसे मिला था आपको? तो गौरव भाई, सबसे पहले तो मोटिवेशन तो पैसा था डेफिनेटली, क्योंकि जब हम एक किसी कंपनी में जो शुरू करते हैं अपना करियर सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो वहाँ आपको क्या है कि टाइम के साथ उतने पैसे आपके नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली पैसा बढ़ाने के लिए कंपनी स्विच करना पड़ता है, और सेम चीज़ मैंने किया कि कंपनी स्विच करी। और अगर बात करें कि 90 डेज नोटिस पीरियड वगैरह के लिए, तो इनके लिए देखो गौरव भाई, पहली बात तो अगर मैं बात करने चलूँ डिटेल में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने क्या एक प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे कि 90 डेज नोटिस पीरियड को कैसे टैकल करना है, या फिर एचआर इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है, उसके बाद अपना टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट कराना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल में बना रखी है। आप हो सके तो प्लेलिस्ट डाल देना अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मेरी जर्नी में सबसे ये पैसा था एक मोटिवेशन कि हाँ भैया पैसा चाहिए ज़िंदगी में, और सेकंड जो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि अब एक चेंज चाहिए, क्योंकि हम किसी जगह जब 2-3 साल से काम कर रहे हैं तो अब लगता है कि नहीं यार इस लाइफ में एक चेंज बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने फिर वहाँ से चेंजिंग शुरू करी, एंड यस मैंने काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई 90 डेज़ नोटिस पीरियड में, और काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, स्टार्टिंग में काफ़ी रिजेक्शंस मिली, उसके बाद फिर जब जाके फिर मैंने सिलेक्शन जब कंपनीज़ में होना शुरू हुआ एक बार, तो भाई फिर लड़ी लग गई थी, ऑलमोस्ट 7-8 कंपनीज़ क्रैक किया मैंने। तो इस तरह से चीज़ें चली मेरी,
इस जर्नी में। ओके, तो आपको रिजेक्शंस कितने मिले थे और आपने कितनी इंटरव्यूज दिए थे? भाई स्टार्टिंग में मुझे लगातार मुझे याद है जितना 2-3 कंपनी में मुझे रिजेक्शन मिला था। सेंचर में मुझे मिला था, उसके बाद फिर मुझे एक आई थिंक येस टेक्नोलॉजीज था, एंड देन महिंद्रा टेक महिंद्रा कंपनीज थी, और इन सब में मुझे स्टार्टिंग में रिजेक्शन मिला। और बाकी स्टार्टअप्स भी कुछ कंपनीज थी। अभी उस बात को थोड़ा टाइम हो गया तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितनी कंपनी में रिजेक्शन मिला था, बट काफ़ी रिजेक्शन मिला। और कईयों के तो बोल सकते हो कि अब इंटरव्यूज़ के बाद ना रिजेक्शन आया ना एक्सेप्टेंस आया, उन्होंने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। आपको सीखने को क्या मिला उन रिजेक्शन से, कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ मैं अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैप नहीं कर पा रहा? देखो रिजेक्शन से सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या हुआ कि सीखने को मिलता है ना। आप क्या गलती कर रहे हो उस चीज़ में आपको एनालाइज करने का टाइम मिलता है कि हाँ, आपको समझ आता है कि हाँ भाई मैंने वहाँ पे ये गलती करी, शायद इस वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ है। और रिजेक्शन एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि आप एकदम से ना आसमान पे नहीं चढ़ जाते। जैसे अगर मेरा फर्स्ट कंपनी में हो जाता मान लो, तो मैं शायद वहाँ पे जो है वो पढ़ाई करना छोड़ देता, या फिर जो चीज़ों को एक्सप्लोर करना छोड़ देता। तो मेरी जो एक एक्सप्लोर की जो पावर थी वो एकदम ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती। तो रिजेक्शन से क्या हुआ कि मैंने जो है चीज़ों को और डीप में एक्सप्लोर करना शुरू किया, कंपनीज़ के बारे में और रिसर्च करना शुरू किया कि हाँ एक्चुअली में अभी कंपनीज़ क्या चाह रही है एक 3 ईयर्स या 4 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे से। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लोर आप करने की चीज़ें आपकी बढ़ गई रिजेक्शन के बाद। मुझे एक चीज़ बताइए, SAP बेसिस है होता क्या है, क्या काम करना होता है? हाँ, तो गौरव भाई अगर मैं SAP की बात करूँ, SAP इन टेक्निकल टर्म, तो SAP इज़ एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग which like helps customer to run their business and manage their customer relation। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को शायद समझना है टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, तो अगर एक छोटा सा हम एग्जांपल ले, अगर आप अलाउ करो तो। ठीक है, तो मान के चलो कि आप एक किसी पार्टी होस्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी आप होस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो SAP को आप मान के चलो कि SAP जो है एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जो आपके गेस्ट लिस्ट को मेंटेन कर रही है, आपके इनविटेशन को सेंड कर रही है। ठीक है, चीज़ें क्या क्या होने वाली है पार्टी में, आपको आपका मेन्यू क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वो जो एक एप्लीकेशन है वो उस चीज़ को मैनेज कर रही है, इन सारी चीज़ों को। तो वो आपकी SAP है। ठीक है, और अब बात करें स्पेसिफिक SAP बेसिस क्या है, तो SAP बेसिस मान के चलो कि वो टेक्निकल बंदा है कि अगर आपका जो कोई साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो बंदा आपके साउंड सिस्टम को देखेगा, आपके लिए जो चीज़ें चाहिए, उस बड़ी पार्टी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको मैनेज करके देगा सारी चीज़ें। ठीक है, या फिर पार्टी के दौरान कोई ग्लिचेस आते हैं आपको पार्टी में, तो वो आपको वो बंदा सही करके देगा। तो SAP बेसिस बंदा, इसको हम बोल सकते हैं कि जो SAP जो वाला जो बंदा है वो आपको सिस्टम टेक्निकल टर्म्स में सिस्टम इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग, पैचेस, अपग्रेड्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प करेगा। ओके, एक्चुअल क्या होता है, जैसे मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा, अगर आप मुझे थोड़ा विजुलाइज करके बताओ कि ये क्या होता है SAP बेसिस वाले बंदे? देखो SAP बेसिस का क्या हो गया आपको कि अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें, तो अगर सपोज आपके पास किसी कस्टमर का एक सिस्टम है जिसपे सारे हमारे बिजनेस खड़ा है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की देख रेख करना एक SAP वाले बंदे का काम होता है। जैसे मैंने बताया कि जो आपका जो पार्टी जो चल रहा है, उस पार्टी में कोई इंटरप्शन ना हो, वो कोई एक बंदा मैनेज कर रहा है, टेक्निकल बंदा मैनेज कर रहा है। तो वैसे ही SAP बेसिस वाला बंदा क्या कर रहा है कि उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो उसका मॉनिटरिंग कर रहा है, उसमें अगर कुछ अपग्रेड्स मांग रहा है उस सिस्टम तो उसको अपग्रेड कर रहा है, या फिर कुछ नया आपको चाहिए, कोई नई चीज़ चाहिए तो नई चीज़ आपको इंस्टॉल करके दे रहा है। ठीक है, और डे टू डे मॉनिटरिंग बेसिकली आप बोल सकते हो। डेटाबेस, आपका जो डेटाबेस जहाँ पे डेटा जा रहा है वो उसको स्टोर कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना, या फिर कोई सिस्टम में कोई पैचेस की दिक्कत हो रही है कुछ, या फिर सडनली सिस्टम चलते चलते कुछ हो गया तो उसको एनालाइज करना, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारे काम जो है SAP बेसिस वाले बंदे के होते हैं। अच्छा, जो आप सिस्टम की बात कर रहे हो वो SAP सिस्टम की बात कर रहे हो, राइट? बिल्कुल 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 SAP सिस्टम बात कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ कि SAP बेसिस वाले बंदे को अगर मैं बोलूँ डेली बेसिस पे क्या काम मिलता है, तो उसके बारे में बताइए कि डेली बेसिस पे क्या मिलता है। मतलब मैं बोलूँ कि चंदन भाई आपने कल क्या काम किया था SAP बेसिस में? देखो डेली बेसिस पे काम बोले तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम डेली बेसिस पे जाके कुछ नया कर रहे हैं ना। सेम काम हम लोग जैसे जा रहे हैं, कुछ हमारे सिस्टम्स है, कुछ 200-300 सिस्टम्स है, तो हम उन्हीं सिस्टम्स को देख रहे हैं कि आज हमारे रिपोर्ट में क्या है कि आज इनको अपग्रेड करना है या पैचेस को अपग्रेड करना है, या फिर इसमें कुछ इश्यूज़ आ गए, टेक्निकल इश्यूज़ आ गए, उसको रिजॉल्व करना है, इनका फाइल सिस्टम बढ़ गया है या फिर इनका RFC काउंट बढ़ गया है। हम बहुत टेक्निकल में जा रहा हूँ मैं,
तो बेसिकली एक एडमिन का जो काम होता है कि हाँ कुछ नया यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र कुछ रोल्स देने हैं, ये सारी चीज़ें जो एक बेसिस वाला बंदा करता है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ अगर आपको 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जो आपको काम करने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं रिपीट होगा। हाँ रिपीट होगा, बट वो डिपेंड करता है कि आप एसएपी बेसिस में भी कौन से उसमें जा रहे हो। अगर आप सपोज आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, नए सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हो, माइग्रेशन कर रहे हो, आजकल क्या है कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो क्लाउड पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्लाउड पे सिस्टम्स जा रहे हैं क्योंकि अब ऑब्वियसली आपको मालूम है कि क्लाउड का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको माइग्रेट करना आता है ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे, आपको माइग्रेशन आता है, तो डेफिनेटली अगर आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप उसमें चले जाओगे माइग्रेशन में, जिसमें क्या है कि भाई आपको सिस्टम माइग्रेट करने को मिलेगा, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट इसके लिए आपको डेफिनेटली नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरी ना ऑडियंस को बहुत डाउट रहता है क्योंकि वो एसएपी में जाना चाहते हैं बट उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फील नहीं होती। वो रीज़न उसका ये है क्योंकि फ्रेशर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है जॉब लेने में। तो आपके विचार क्या होंगे अगर किसी को एसएपी में जाना है एज अ फ्रेशर, कि उससे स्टार्ट कर देना चाहिए करियर, या फिर नहीं भाई मत कर, इन्फोसिस जैसी कंपनी ज्वाइन कर पहले, अगर तुम्हें एसएपी मिलता है तब तो अपना स्टार्ट करो करियर, नहीं तो अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मार्केट है, वहाँ पे डिमांड भी अच्छी खासी है, वहाँ पे जाओ। नहीं, और भाई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कुछ सिक्योरिटी रीज़न है। एसएपी बहुत एक वास्ट फील्ड है, इसमें आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स है, एसएपी अबैप है, फाइनेंस है, मटेरियल मैनेजमेंट है, एसडी है, और वन ऑफ द मॉड्यूल हमारा जो एसएपी बेसिस है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। और हाँ बस मेन चीज़ क्या है कि टाइम के साथ ऑब्वियसली आपको ये नहीं कि आज से जो 10 साल पहले वाले बंदे को जो नॉलेज थी और आज आपको जो नॉलेज है, सेम नॉलेज में आप दोनों सर्वाइव कर पाओगे। आज डेफिनेटली क्लाउड का टाइम आ गया है, तो आपको क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पिछले 5 साल पहले वाली नॉलेज आज लेके मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मुश्किल होता है। तो आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये फील्ड जो है अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से पर्सनल मेरे जो 5 to 6 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से 10 से 15 साल अभी इसका मार्केट कहीं नहीं गया है, तो बिल्कुल सेफ है। ओके, पता है इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जैसे बहुत सारे ऑडियंस है जो चाहती है कि यार मुझे एसएपी बेसिस में जाना है, या फिर एसएपी एमएम में जाना है, फीको में जाना है, एसडी में जाना है। आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मॉड्यूल कौन सा है एसएपी का जहाँ जाना चाहिए एज अ फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस, कि यार इस फील्ड में जब चले जाओ, इस वाले मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा तैयारी करोगे, आपको जॉब मिल जाएगी 100%। देखो गौरव भाई, तो यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी कोई ऐसा फिक्स मॉड्यूल नहीं है कि आपका ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट नहीं है। यहाँ भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से डोमेन में जाना है। सपोज अगर मेरे को ऐसा प्रोग्रामिंग पसंद है, तो प्रोग्रामिंग के लिए आप अबैप, एसएपी अबैप में जा सकते हैं। आपको टेक्निकल काम करना है तो आप एसएपी बेसिस में आ सकते हैं, या फिर अगर आपको सेल्स में जाना है तो आप सेल्स में जा सकते हैं, या फिर आपको एसएपी एचआर भी आप कह सकते हो, या फिर आपके पास बोल सकते हो कि बहुत सारे और मैन्युफैक्चरिंग की मटेरियल मैनेजमेंट वाले जो आपके फील्ड है वहाँ जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है। फाइनेंस एसएपी फाइनेंस में आप जा सकते हो, कोई अगर बीकॉम वाला बंदा है, ठीक है, तो वो फाइनेंस में जा सकता है। तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये फील्ड बुरा है या ये फील्ड अच्छा है। जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो उसके हिसाब से। अच्छा, इंटरेस्ट ज़रूरी होता है या फिर आपका बैकग्राउंड ज़रूरी होता है? लाइक मैंने मैकेनिकल किया, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, मुझे ओनली मटेरियल मैनेजमेंट भी जाना चाहिए एसएपी एमएम में, या फिर मैं एफयू भी कर सकता हूँ, एचडी भी कर सकते हैं? इतना बड़ा डिफरेंसेस नहीं है, आप सीख जाओगे आराम से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने कि इंटरेस्ट ज़रूरी है या फिर जॉब को मिलता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक एसएपी बेसिस वाला बंदा जो है फाइनेंस का नहीं सीख सकता है ना। अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो सीखने को, तो वो सीख सकता है। या फिर ऐसा नहीं कि फाइनेंस वाला बंदा जो है एसएपी बेसिस से कोई चीज़ें नहीं सीख सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे मेरे को सपोज अबैप सिखाने जा रहा है कोई, तो अबैप में ऑब्वियसली जावा वाली प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो अब किसी ने जावा पे काम नहीं किया हुआ है पहले, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं सीख सकता। तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, कौन से आप प्रोजेक्ट में पहले कंपनी में मैप होते हो, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग मार्केट में फ्रेशर्स की वैकेंसीज है इस समय एसएपी में या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, एसएपी में मार्केट में बहुत वैकेंसीज है, और बोल सकते हैं कि आप जितना जो भी बिजनेस है आज के टाइम पे, एक्चुअली एसएपी काफ़ी महंगा है। तो बट अभी क्या है कि जितने भी बिजनेसेस है वो सारे के सारे एसएपी पे शिफ्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं।
तो जैसे जैसे बिजनेस से शिफ्ट हुए, उन बिजनेस को रन करने के लिए और उन बिजनेस को आप बोल सकते हो कि डे टू डे लाइफ में अच्छा स्मूथ चलाने के लिए एसएपी वाले बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो आगे चल के जितना बिजनेस ये बढ़ने वाला है एसएपी का, उतना एसएपी वाले बंदे की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो मार्केट में बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसीज की बात करते हैं, 2 तरह की वैकेंसीज आती है। एक तो आती है एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए और एक आती है फ्रेशर्स। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ फ्रेशर्स को, क्योंकि हमारी मोस्टली ऑडियंस फ्रेशर्स है, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपके अकॉर्डिंग फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है मार्केट में या नहीं है? बिल्कुल। और भाई जो एसएपी में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में पर्टिकुलरली बात करूँ एसएपी बेसिस, तो स्टार्टिंग के जो मॉनिटरिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, तो ये एक फ्रेशर ही करता है, जिसको ऑलमोस्ट 0 से लेके 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये जो फ्रेशर बंदा होता है ये सारी चीज़ें करता है। तो ऑब्वियसली, और ये ऐसी फील्ड है कि इसमें कभी भी मॉनिटरिंग वाली चीज़ नहीं रुकने वाली। भले ही कितना भी आगे चल के ऑटोमेशन आ जाए कि हाँ ऑटोमेशन के थ्रू मॉनिटरिंग अपने आप होने लगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है एसएपी फील्ड में। तो ये इन सब चीज़ों के लिए मैनुअल एफर्ट्स लगने वाले हैं और ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई आपकी जो फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में डेफिनेटली और रहने वाली है। मेन स्किल कौन सी रिक्वायर्ड होगी एसएपी बेसिस कंसल्टेंट बनने के लिए 24 में, कि भाई ये कर ले, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ओके। तो सबसे पहले मैंने आपकी अभी बात कही थोड़ी देर पहले कि क्लाउड टेक्नोलॉजी काफ़ी बम पे है अभी इस टाइम पे। तो एक तो एसएपी बेसिस से रिलेटेड जो भी क्लाउड की चीज़ें हैं वो आपको करनी ज़रूरी है। ऊपर से एक अपना एसएपी का हाना डेटाबेस है, वो आपको करना ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर कोई सपोज देखो, यहाँ भी 2 तरीके हैं एसएपी में जाने के। या तो कोई बंदा पहले सर्टिफिकेशन लेके आ रहा है या किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आ रहा है, और सेकंड चीज़ क्या होती है कि आप कंपनी में चले गए और रैंडमली आपको एसएपी का प्रोजेक्ट मिल गया, एसएपी बेसिस का प्रोजेक्ट मिल गया, तो आपको तो वो लोग वहाँ सिखा देंगे तो आपको क्या करना है। और सपोज कोई बंदा अगर फ्रेशर है, वो बाहर से ट्राई कर रहा है कि मुझे एसएपी बेसिस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो एक भाई सर्टिफिकेशन करे। एसएपी के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, आप गूगल पे डालोगे कि एसएपी बेसिस के सर्टिफिकेशंस कौन कौन से है, तो वो बड़ी सारी सर्टिफिकेशंस की लिस्ट आ जाएगी। या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको क्या है कि 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग देंगे एसएपी लाइव इन्वायरमेंट पे, तो आप उनसे कोर्स कर सकते हो और देन यू कैन ट्राई ऑफ कैंपस या फिर जो भी आपका गोल है। व्हाट विल बी द क्लीन रोड मैप टू बिकम अ एसएपी बेसिस कंसल्टेंट इन 2024? देखो क्लीन रोड मैप तो यही है। अभी क्लीन अगर हम बात करने चले जाए तो बहुत अभी मेरे को डिटेल में समझानी पड़ेगी, बट हाँ अभी डिटेल में समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो ऊपर से ये कि आप सबसे पहले तो एक सर्टिफिकेशन करें और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो भी है आप उसके बारे में पढ़े। जैसे अभी बेसिकली हमारे पास जो क्लाउड है, जीसीपी क्लाउड है, AWS है, अजूर है, ये सारी क्लाउड जो है मार्केट में चल रही है। तो इनके बारे में एसएपी का कैसे इनका यूज़ होता है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम डेटाबेस में बात करें तो हाना डेटाबेस अभी काफ़ी बूम पे है, तो आपको हाना डेटाबेस, साइबेस, DBA इन सब के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा गौरव भाई कि एक रोड मैप जो है मैं इसके बारे में बनाऊँ कि हाउ टू गेट इन एसएपी बेसिस इन 2024। तो डेफिनेटली मैं वो ट्राई करूँगा। बिल्कुल, आप अपने एक चैनल पे एक वीडियो बनाओ इसके रिगार्डिंग कि रोड मैप क्या होने वाला है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। होता है क्या ना, बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें। जैसे मैंने पढ़ लिया एसएपी बेसिस में कि सर्वर सिस्टम को कैसे डाउनलोड कर दें, अब इसके बाद क्या करना है मुझे, वो एक पिक्चर रोड मैप बन जाए पूरा कि हाँ मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मुझे ये वाला फॉलो करना, थर्ड पॉइंट ये फॉलो करना। देन उसके बाद मैंने सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए, देन मैं उसके बाद रेडी हो गया एक इंटरव्यू के लिए। तो एक क्लीन रोड मैप पता चल जाता है कि यार ये रोड मैप होने वाला है। आप डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आप पॉइंट बता पाते हो इस पॉडकास्ट में तो बहुत हेल्प होगा हमारी ऑडियंस को। अगर आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दो कि ये पहले फॉलो करो, देन उसके बाद ये तुम्हारा एक रोड मैप हो गया। उसके अंदर जो पढ़ना है तुम्हें स्टार्ट कर दो अच्छे से पढ़ना। बिल्कुल गौरव भाई, अभी इनका कोशिश करूँगा मैं कि इसका एक रोड मैप मैं बना पाऊँ कि कैसे आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, या फिर आपको क्या सॉफ्टवेयर की डाउनलोड करने की ज़रूरत है, या फिर कैसे उसको आप सॉफ्टवेयर को सर्वर कैसे लेना है, या फिर सारी चीज़ें जो है मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल में बनाने की कोशिश करूँ। ओके, आपकी इस जर्नी में चैलेंजेस क्या क्या फेस हुए थे आपको कि भाई यहाँ बहुत डिफिकल्टीज आई थी यार गौरव, यहाँ मैं टूट गया था भाई, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है मुझे? देखो इसमें जर्नी में काफ़ी, देखो एसएपी एक ऐसा फील्ड है कि लाइफ टाइम आपका पहली चीज़ तो 24/7 है, क्योंकि इसमें क्या है कि लाइव आपका बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है।
तो कभी भी जब आप किसी लाइव बिजनेस के साथ खेलते हो तो वो चीज़ें कभी आपकी इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि SAP एक 24/7 बोल सकते हो बिजनेस है या फिर सिस्टम है। तो इसमें आपको अपनी अवेलेबिलिटी क्या है कि हर टाइम आपको रखनी पड़ती है, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो। आज भी मुझे भले ही SAP बेसिस में 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बट आज भी मुझे वीकेंड पे काम करना पड़ता है। वीकेंड पे एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन सिस्टम की एक्टिविटीज़ होती है, तो मुझे लॉगिन करना पड़ता है। या फिर जब मेरा ऑन कॉल होता है तो मुझे आज भी रात को 2 बजे अगर कोई इशू आया तो मुझे उठ के वो देखना पड़ता है कि इशू क्या है। और चैलेंजेस क्या होते हैं कि जब आपको नॉलेज थोड़ी कम होती है, सपोज आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपको अगर रात को उठना पड़ गया मान लो, और वो इशू आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ भाई इसमें इशू क्या है, तो भाई उस टाइम आपकी हालत एकदम ख़राब हो जाएगी कि हाँ भाई। और जब आप बंदों को फ़ोन कर रहे हो तो भाई कोई आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई फ़ोन उठा के भाई नींद में ही हाँ हूँ करके सो गया। तो वो जो हालत आपकी ख़राब होती है ना कि हाँ नेक्स्ट डे क्या है कि वो सारा का सारा ब्लेम हमारे ऊपर आने वाला है कि हाँ भाई एक एक मिनट की RCA दो कि हाँ इस टाइम तुमने क्या किया, इस टाइम क्या था। तो चैलेंजेस बहुत है। लोग काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम तो भाई ऐसे सैटरडे संडे काम नहीं करते। ऐसा क्या काम होता है जो सैटरडे संडे को होता है, या फिर ऐसा क्या होता है कि भाई सडनली कॉल आ जाता है कि हाँ भाई आना है, लॉगिन करना है। तो ये चीज़ें हैं और ये ऐसा चलने वाला है SAP बेसिस में, तो सही है। ओके, तो आपका मतलब है कि 24/7 जॉब है, आप रोटेशनल शिफ्ट होती होगी, आपको उसमें भी काम करना पड़ेगा। तो लोगों को पहले से माइंडसेट बना के आना पड़ेगा। भाई आपको अगर ऐसे भी बेसिस में जाना है तो रोटेशनल शिफ्ट होती है, आपको 24/7 काम करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल 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 आपको शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। आपको नाइट शिफ्ट मिल सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट मिल सकते हैं और आफ्टरनून शिफ्ट मिल सकती है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो मान के आप एकदम माइंडसेट बना के आओ कि 2 साल तो आपको करना ही करना है। ओके ओके ओके। अच्छा, फ्यूचर क्या है ऐसे भी बेसिस का और अदर ऐसे भी मॉड्यूल्स का? आफ्टर 10 ईयर क्या होने वाला है, या फिर 5 ईयर की बात करते हैं, क्या होता है कि मार्केट में रहेगा कि कोई दूसरा टूल आएगा एंड SAP को रिप्लेस करके भाग जाएगा? देखो SAP का फ्यूचर है, ऐसा कोई टूल तो अभी मार्केट में नहीं बोल सकते। BTP है, ठीक है। तो अभी फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की गारंटी है कि हाँ SAP का बहुत अच्छा स्कोप है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी फ्रेशर बंदा अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा हो। बट हाँ अगर मान के चलो कि देखो कोई भी चीज़ ऐसा सर्टेन नहीं है, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को रिप्लेस करती है तो इंसान के पास भी तो टाइम होता है ना कि वो उस चीज़ की नॉलेज ले, अपना स्किल्स अपग्रेड करे, ठीक है। अगर मान के चलो कि SAP में अभी हम करंटली क्लाउड की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आज क्लाउड के बारे में ना पढूं और मैं 5 साल बाद रो रहा हूँ कि हाँ भाई यार मतलब मुझे जॉब नहीं मिल रही है या फिर मैं कंपनी स्विच करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं ये नहीं सोच रहा कि हाँ मुझे जब मौका मिला था कि क्लाउड के बारे में पढ़ने का तब तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं वहीं रुका रहा। तो अगर मैं अभी इस टाइम पे 2024 में क्लाउड अगर ना पढूं और मैं सोच रहा हूँ कि 2028 में मैं अच्छी पोजीशन पर रहूँगा या अच्छी सैलरी लूँगा या अच्छी कंपनी स्विच करूँगा, तो वही चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आपको डेफिनेटली टाइम के साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो एक चीज़ है कि कभी भी आपको एक्सप्लोरेशन बंद नहीं करना। आपको हमेशा क्या है कि लाइफ में एक्सप्लोर करना है, नॉलेज लेनी है चीज़ों से, ठीक है। अलग अलग स्किल्स पे काम करना है। कोई चीज़ें मार्केट में ट्रेंडिंग आ रही है तो आपको उसके ऊपर उसकी पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मतलब डेफिनेट बोल सकते हैं कि आप नेवर स्टॉप लर्निंग। ओके ओके। ये मेरा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत डिफरेंट है। ओके सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ क्या होती है अपार्ट फ्रॉम जॉब? आप क्या करते हो अपने फ्री टाइम में? भाई मैं बहुत कुछ करता हूँ, ठीक है। मैं अभी अगर आपको बताऊँ तो मैं अभी बीच में योगा करता था, ठीक है। 1-1.5 घंटे का मेरा योगा सेशन होता था। उसके अलावा मैं फ्लूट बजाता हूँ, ठीक है। मेरा 1-1.5 घंटे डेली का फ्लूट बजाता हूँ। और इसके अलावा जब मुझे टाइम मिलता है तो फ़िलहाल तो मैं यूट्यूब पे भी बहुत ही रेगुलर हूँ, बट मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी करता हूँ, ठीक है। तो अब वो भी देखो डिपेंड करता है यार हर पर्सन पे। किसी को 10 घंटे सो के मज़ा आ रहा है, 11 घंटे 12 घंटे की, भाई वो ऑफिस 9 घंटे करके और वो ऐसा थक जा रहे हैं कि फिर वो 10-12 घंटे सो रहे हैं, फिर उठ के ऑफिस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर सो रहे हैं। और डेफिनेटली यार अभी अपनी IT इंडस्ट्री में बहुत ही ये ख़राब चीज़ हो गई है कि लोगों को एक तो सोने का टाइम, उठने का टाइम बहुत ही ख़राब हो गया है, जो कि पर्सनली भाई मुझे पसंद नहीं है। मुझे कैसा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये जॉब के लिए आ रहा हूँ, जा रहा हूँ 9 घंटे की जॉब करके।
तो मुझे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। ठीक है। ओके, एंड उसके अलावा आप क्या करते हो, लाइक ट्रैक वगैरह करते हो या फिर घूमने के लिए कैसे प्लान्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल। अभी मैं पुणे में रह रहा हूँ और पुणे में जो बंदा रह रहा है तो वो ट्रैक ना करे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑलमोस्ट अभी मैं जितने भी पहाड़ है ऑलमोस्ट मैं चढ़ चुका हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अब और भी जो बड़े बड़े पहाड़ है वो चढ़ना शुरू करूँ। बाकी जो छोटे मोटे जो इधर पहाड़ है पुणे में सारे कवर हो चुके हैं। और अपना है कि वीकेंड पे कहीं ना कहीं अक्सर जाना हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है कि काम तो देखो चलता रहेगा लाइफ टाइम, जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं होगी वो चलता रहेगा। ठीक है, नेवर एंडिंग है। बट ज़िंदगी में आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। नई नई जगह पे नए नए लोगों से बात करना, नए प्लेसेस पे एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, तभी जाके लाइफ में एक फ़न बना रहता है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो भाई आप खुद ही अपनी लाइफ को बोरिंग कर रहे हो। चंदन भाई, आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए जो लोग एसएपी में जाना चाहते हैं, कि यार एसएपी टारगेट बना के तैयारी करो, या फिर वो तो है आपका, वो तो काम करना ही है आपको, उसके बाद अपनी डेली लाइफ है ना उसे बर्बाद मत करो, एंजॉय करो, गेम खेलना है वो भी करो, जहाँ इंटरेस्ट है वो भी करते रहो, और ऐसे भी तो पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, फाइनल एडवाइस यही है मेरी कि लाइफ में अपना स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग, है ना। जिस दिन आपने लर्निंग बंद कर दी उस दिन आपकी अर्निंग भी बंद हो जाएगी, है ना। तो लर्निंग को कभी भी बंद मत करो। और जॉब के साथ साथ, सिर्फ जॉब ही ज़िंदगी नहीं है, जॉब के साथ साथ आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करो अपने आसपास। या फिर सबसे बेस्ट चीज़ क्या मेरे को लगती है कि आप एक कोई अपना कोई इंटरेस्ट बना लो। अगर आपका कोई हॉबी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको आप बनाओ, है ना। जैसे कोई बंदा अगर जिम जा रहा है तो एक जिम डेफिनेटली उसका एक हॉबी है, इंटरेस्ट है। तो इसी तरह से आप अलग चीज़ें योगा शुरू कर सकते हो, या फिर कुछ भी आपका जो भी मन कर रहा है, म्यूज़िक में जाना है या कोई गेम आप कुछ खेलते थे या अभी आपने छोड़ दिया कि नहीं यार अब तो हम काम वाले बंदे हो गए हैं, तो आप वो फिर से शुरू करें। जैसे सपोज़ किसी को क्रिकेट पसंद था बट उसने ऑफिस जाने के बाद वो चीज़ें छोड़ दी है, तो आप अपने आसपास देखो कि हाँ भाई कहाँ क्रिकेट चल रहा है या फिर कहाँ बैडमिंटन चल रहा है, कहाँ क्या है। तो ये सारी चीज़ें फिर से अपने लाइफ में शुरू करो, है ना। अपने अंदर के जो 17, 18, 20, 22 साल वाला जो बच्चा है उसको मरने मत दो। ओके, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन चंदन भाई हमारे चैनल पर आने के लिए। हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा लगा आपसे बातें करके, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। एंड गाइस, अगर आपको चंदन भाई को फॉलो करना है, लिंक्डइन आईडी मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उनका यूट्यूब चैनल का नेम भी एंड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उनके चैनल में बहुत सारी वीडियोस डली हुई है इससे रिगार्डिंग 90 डेज नोटिस पीरियड को कैसे से फेस करना चाहिए, इंटरव्यूज़ कैसे देना चाहिए, डिफिकल्टीज लेवल क्या होती है, बहुत सारी प्ले लिस्ट पूरी दे रखी है उन्होंने अपने चैनल पर, वो भी आप चेकआउट कर लेना। तो थैंक यू वंस अगेन इस वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।